मकर संक्रांति के मौके पर उत्तर प्रदेश में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया। शहर शहर अपराधियों पर तो पहले भी एक्शन होते रहे हैं, लेकिन इस बार यूपी पुलिस के इलाज करने का तरीका थोड़ा अलग होगा और इस बार सूबे के मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपराधियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए यमराज ने लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी चेतावनी एक बार फिर से सीएम योगी ने दी। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। इधर सीएम बोले, उधर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। मकर संक्रांति के मौके पर जहां योगी एक तरफ ब्रह्म मुहूर्त में स्थापना कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ योगी फोर्स अपराधियों का काम तमाम कर रही थी। मथुरा में पुलिस ने 25,000 का साइबर अपराधी मोहम्मद साद को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली भी लग गई। वहीं वाराणसी से पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ के बाद ऑपरेशन चक्रव्यूह की तरह गौ तस्कर गुड्डू अंसारी को दबोचा गया। बागपत में भी ऐसी ही वारदात देखने को मिली, जब इनामी बदमाश इमरान को मुठभेड़ के बाद पीतल वाली गर्मी दी गई। साल बदले, शहर बदले, अपराध करने का तरीका बदला, लेकिन बदमाशों को लंगड़ा करने के योगी फोर्स के तरीके में कोई बदलाव नहीं हुआ। योगी मॉडल की तरह अब दिल्ली पुलिस भी गैंगस्टर्स से निपट रही है। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर कर लॉरेंस गैंग के 2 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक के पैर में गोली लगी है। कहा जाए तो लॉरेंस का 2026 में खेल खत्म होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में क्राइम करने की हिमाकत पर योगी ने लॉरेंस के गुर्गों का जो हाल किया, उसी मॉडल पर अब दिल्ली में भी काम किया जा रहा है। यानी लॉरेंस गैंग को अब दिल्ली पुलिस भी बुलेट वाला जवाब दे रही है, जैसा योगी ने किया था। मारिच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूँ। योगी मॉडल से दिल्ली पुलिस भी लॉरेंस गैंग का खेल खत्म कर रही है। दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एनकाउंटर कर पुलिस ने लॉरेंस गैंग के एक शूटर को लंगड़ा कर दिया। इस एनकाउंटर में 2 शार्प शूटर पकड़े गए, जिनके पास से हथियार भी बरामद हो गए हैं। दोनों फायरिंग कर रंगदारी मांगने की वारदात में शामिल थे। इसके अलावा ऑपरेशन गैंग बस चलाकर दिल्ली पुलिस लॉरेंस गैंग के कई गुर्गों को गिरफ्तार कर चुकी है। बात पते की मैं इस समय की बड़ी खबर बता दें, यूएस में हत्या कर भारत आए शूटर को अरेस्ट कर लिया गया है। गोल्डी बराड़ गैंग के 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूम रहे थे ये शूटर्स। अमेरिका में 2 हत्या कर चुके हैं। हरियाणा एसटीएफ को आज बड़ी कामयाबी मिली है। यूएस में बनवारी गोदारा की हत्या के बाद ये शूटर्स लौटे थे और इनको अब हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और दिल्ली में जो एनकाउंटर हुआ है उससे इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। और अब बात बीएमसी चुनाव की करेंगे। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में सबसे अहम बीएमसी है। यहां 2017 के बाद 227 सीटों पर मतदान हुआ है। यहां बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा जरूरी है और अब शुक्रवार को पता चलेगा, यानी कल, कि मुंबई का किंग बीएमसी का कौन बनेगा। बीएमसी चुनाव में सीएम देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं ठाकरे बंधुओं, उद्धव और राज की पार्टियों का गठबंधन बीएमसी के सत्ता में वापसी की कोशिश में है। वोटिंग के बीच उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई जगहों से मतदाताओं की उंगली से स्याही पोंछने की शिकायतें आ रही हैं। बहुत सारी शिकायतें आ रही है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने उद्धव के आरोपों को नकार दिया है। इधर बीएमसी चुनाव में फिल्मी सितारे और क्रिकेटर्स ने भी वोटिंग की। सुनील शेट्टी से लेकर सचिन तेंदुलकर तक ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये चुनाव ठाकरे परिवार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर बीएमसी हाथ से निकलती है तो ठाकरे परिवार की राजनीति की राह बेहद कठिन हो जाएगी और बीजेपी यही चाहती है और इसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बुर्के वाली मेयर से लेकर बुर्के वाले पीएम तक का मुद्दा उठा। मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे को खूब भुनाया। चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम मतदाताओं की खूब तालियां भी बटोरी। आइए अब जानते हैं मतदान के दिन उन महिलाओं का क्या रुख रहा। और जब वोट देकर मुस्लिम महिलाएं निकली तो मुंबई में जी न्यूज संवाददाता ने इस मुद्दे पर उनकी राय जानी। ज्यादातर महिलाएं इस बात का समर्थन करती दिखी। बनना ही चाहिए ना, अच्छी बात है ना। बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? ये क्यों नहीं बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। हालांकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि उनके लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। मेरे लिए इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक हिजाब वाली बने या नॉन हिजाब वाली बने। शुक्रवार को परिणाम भी आ जाएगा और पता चल जाएगा कि मुस्लिम महिलाओं के मन में क्या है।
और इस समय की बड़ी खबर, अहिल्यानगर में फर्जी मतदान हुआ है। कैंडिडेट ने बोगस वोटर को पकड़ा है। शख्स से कई आधार कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आप देखिए, एक वोटर की जेब से कितने आधार कार्ड। अहिल्यानगर में ये कैंडिडेट ने इस बोगस वोटर को पकड़ा है। कई आधार कार्ड मिले हैं, यानी कई बार मतदान की शिकायत सामने आई है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अगली खबर बिहार से। यहाँ तेज प्रताप के भोज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उस वीडियो में तेज प्रताप यादव एक महिला सिंगर को हड़काते हुए दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि यादव जी वाला गाना बंद कीजिए, भक्ति गाना गाओ। भगवान वाला। दरअसल बुधवार को तेज प्रताप के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में गीत गाना गाने आई महिला गायिका ने जैसे ही यादव जी वाला गाना शुरू किया तो तेज प्रताप को गुस्सा आ गया। यादव जी वाला गाना, भजन गाओ, कृष्ण भगवान गाओ। तेज प्रताप समझ रहे हैं सियासत में लंबी पारी खेलनी है तो विवादों से बचना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसे ही गानों से आरजेडी को भारी नुकसान हुआ था। उत्तर प्रदेश की सियासत में श्री राम का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान श्री राम को लेकर अब बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे लेकर अखिलेश के ये सनातन बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल सपा सांसद सनातन पांडे ने ये कहकर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया कि उन्हें मंदिर ही नहीं मस्जिद में भी भगवान राम दिखाई देते हैं। हम तो मंदिरों में जाते हैं तो मस्जिदों में जाते हैं, हमको तो हर जगह भगवान ही दिखाई देते हैं। और हमारे विद्वानों ने पहले बता भी चुके हैं लोग कि हम में, तुम में, खड़क खम में, घट घट व्याप्य राम तो सर्वत्र व्याप्त है। सपा सांसद का यह बयान राहुल गांधी के अयोध्या दौरे को लेकर दिया जवाब था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को श्री राम में आस्था है, इसलिए वो अयोध्या आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब सपा नेता राम के नाम पर सियासत कर चुके हैं। चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह तो भगवान राम को समाजवादी बता चुके हैं। हम लोग राजा राम के समर्थक हैं, वो राजा राम जो वनवासी थे, जो समाजवादी विचार के थे। यूपी की सियासत में राजा राम को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान होना तय है। अगली खबर झारखंड से है। यहाँ ईडी के दफ्तर में राज्य की पुलिस पहुंच गई। कहा जा रहा है कि झारखंड पुलिस ईडी के ऊपर लगे आरोपों की जांच के लिए पहुंची थी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ईडी के खिलाफ विपक्ष की सरकारें क्यों आक्रामक हो रही हैं। कुछ दिन पहले कोलकाता में भी ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया था। ईडी दफ्तर में रांची पुलिस की टीम पहुंची है। तस्वीरों में जो पुलिस पदाधिकारी नजर आ रहे हैं वो डोरंडा थाना प्रभारी हैं। रांची पुलिस का कहना है कि वो ईडी के 2 अफसरों पर मारपीट के आरोप की जांच के लिए पहुंची थी। प्रतीक और शुभम नाम के अफसरों पर पेयजल कर्मी से मारपीट का आरोप है। कुछ दिन पहले कोलकाता में भी ममता बनर्जी सरकार ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए थे। पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड की ये तस्वीरें बयां कर रही है कि एजेंसियों पर भेदभाव के आरोप पहले से ज्यादा गहरे हो गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बढ़ते राजनीतिक टकराव के बीच क्या संवैधानिक संस्थाओं को संकट में डाल दिया है? क्या पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी नहीं है कि संस्थाओं में भरोसा बहाल रहे? क्या राजनीतिक फायदे के लिए लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो गया है। मुर्शिदाबाद के बाद अब उत्तरी दिनाजपुर में हालात बेकाबू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया है, आगजनी हुई है। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इसी साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। एसआईआर के खिलाफ उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले मुर्शिदाबाद और अब उत्तरी दिनाजपुर के चाकुलिया में हालात हिंसक हो गए। दरअसल यहां एसआईआर पर सुनवाई के लिए बुलाए गए लोगों ने बीडीओ ऑफिस को ही निशाना बना लिया। प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी, जिसमें ऑफिस के अंदर रखा फर्नीचर और दस्तावेज जलकर खाक हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले दागे गए, तब जाकर भीड़ को नियंत्रित किया जा सका। फिलहाल जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब सवाल यह है कि क्या एसआईआर के बहाने जानबूझकर हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उसकी आग में सियासी रोटी सेकी जा रही है। प्रयागराज में संगम की रेती पर आस्था का महाकुंभ उमड़ा। कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर को चीरते हुए लाखों श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति का पुण्य स्नान किया। हर दिन माघ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। अब जिधर नजर दौड़ाइएगा उधर श्रद्धालुओं को ही पाइएगा। हर घाट श्रद्धालुओं से पटे दिख रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का रेला संगम तट पर उमड़ रहा है। प्रयागराज माघ मेले में मकर संक्रांति के मौके पर आस्था का जो जनसैलाब है वो संगम की रेती पर उमड़ा है।
सुबह 10 बजे तक 36 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। दोपहर 12 बजे तक ये आंकड़ा 54 लाख पार कर गया। इस साल मकर संक्रांति पर 1.5 से 2 करोड़ भक्तों की डुबकी लगाने का अनुमान है। माघ मेले में हर दिन रिकॉर्ड ऐसे ही टूट रहा है। सीएम योगी हर व्यवस्था को खुद देख रहे हैं। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर एटीएस कमांडो और एआई कैमरों की नजर है। ड्रोन दिन रात उड़ रहा है। घाट पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात है। इस व्यवस्था से लोगों को भरोसा और बढ़ा है और लोग यहाँ स्नान करने आ रहे हैं। कल्पवासियों की साधना और हठ योगियों का तप इस मेले को अलौकिक बना रहा है। मकर संक्रांति के इस महापर्व पर श्रद्धा, शक्ति और सुरक्षा का अद्भुत संगम देखने को मिला। जिस तरह से माघ मेले में भगवा लहरा रहा है, उससे साफ है कि इस साल श्रद्धालुओं का आंकड़ा पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ देगा। झारखंड में भी अब ज्वेलरी शॉप में बुर्का पहनकर आने वाले कस्टमर्स को संदिग्ध माना जाएगा और इसीलिए उन्हें कोई ज्वेलरी नहीं बेची जाएगी। ज्वेलर की दुकानों में लूट की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अब ये नया कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश से नकाब पर नो ज्वेलरी वाला शुरू हुआ ये सिलसिला बिहार से होते हुए अब झारखंड तक पहुंच गया है, जिसके लिए राज्य के सभी जिलों को पुलिस ने अलर्ट कर दिया है। यानी झारखंड में भी उन लोगों को ज्वेलरी शॉप में एंट्री नहीं मिलेगी जो बुर्का, घूंघट, हेलमेट या फिर मास्क पहने होंगे। ज्वेलरी के दुकान, खासकर जो बड़े दुकान है, तो वहाँ पे कोई भी नकाबपोश नहीं आएगा। मास्क लगा के औरत भी आएगी तो हिजाब और ये सब लगा के नहीं आएगी। इन सबका चेहरा ओपन होना चाहिए। हालांकि पुलिस के इस फरमान का विरोध भी शुरू हो गया है। मुस्लिम समाज ने उनके समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगाया। ये तुगलकी फरमान है, इसका हम कंडम करते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि सराफा दुकान, ज्वेलरी शॉप में नकाब पहन करके हम एंट्री नहीं देना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर एक महिला गार्ड को रखें। भले ही इस आदेश का विरोध हो रहा हो, लेकिन पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि अगर चेहरा ढककर जबरदस्ती ज्वेलरी शॉप में घुसे तो कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में अब ढोंग और पाखंड के लिए कोई जगह नहीं। एक तरफ सरकार ऑपरेशन कालनेमी के जरिए फर्जी बाबाओं पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी तरफ अब जनता भी इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत बनती नजर आ रही है। इस कड़ी में एक बार फिर से फर्जी बाबा बेनकाब हुआ है। भगवा चोला पहनकर साधु संत होने का ढोंग रच रहा ये व्यक्ति लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा था। स्थानीय लोगों को जब इसके हाव भाव और गतिविधियों पर थोड़ा शक हुआ तो सवाल पूछे गए, पहचान मांगी गई और यही ढोंगी बाबा की पोल खुल गई। ये देखिए आप लोग, ये फिलहाल इनका आधार कार्ड है, फर्जी आधार कार्ड बना के नैनीताल में इस तरीके का ये माहौल फैला रहे हैं। गायत्री मंत्र सुनाओ जरा भाई। गायत्री मंत्र अभी सीखा नहीं और गायत्री मंत्र अभी सीखा नहीं और ये अपने भेष धारण कर लिए। चालीसा के दो है, सुना दो। इससे पहले सीएम धामी भी ऑपरेशन कालनेमी चला चुके हैं। राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे सनातन धर्म को बदनाम करने वाले जहां से आए हैं उनको वहीं भेजने का काम हम कर रहे हैं। यानी अब आस्था की आड़ में धोखाधड़ी करने वालों के दिन पूरे हो चुके हैं और सनातन को बदनाम करने वालों को देवभूमि में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हैदराबाद में एक मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। मंदिर में घुसकर हुई तोड़फोड़ के खिलाफ हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए हालात पर काबू पाया। हालांकि घटना को लेकर इलाके में तनाव अभी भी बरकरार है। जिस मंदिर में तोड़फोड़ की गई वो हैदराबाद के पूरनपुर दरवाजा इलाके में है। जब मंदिर में तोड़फोड़ का पता चला तो लोग आग बबूला हो उठे। देखते ही देखते सैकड़ों हिंदू मंदिर के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। उधर पुलिस ने हालात बिगड़ते देख लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ दिया। उधर मामले में उस वक्त सियासी रंग ले लिया जब असदुद्दीन ओवैसी घटना वाली जगह पहुंच गए, क्योंकि वहां दरगाह को भी तोड़ा गया था। मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा कि जो तुम्हारे जो एमआईएम के जो ब्रोकर है, जो पाल रखा है कि मंदिरों पर खंडित करो, मंदिरों पर हमला करो, उनको संभाल ले, क्योंकि हिंदू अब एक्शन का रिएक्शन भी देना सीख गया है। मंदिर में तोड़फोड़ को बीजेपी ने हिंदू आस्था पर हमला बताया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक के लिए चरमपंथी ताकतों को मनमानी करने की खुली छूट दे रखी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में उस समय बवाल मच गया जब लव जिहाद के एक मामले में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हिंदू संगठनों ने पहले थाने का घेराव किया और फिर नेशनल हाईवे को जाम किया। वहीं इस दौरान आरोपी के घर पर भी हमला किया गया। कई लोगों ने उसके घर पर पथराव किए, जिस वजह से घर के आगे खड़ी गाड़ी के कांच टूट गए। इस बीच हिंदू संगठनों के लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं इस दौरान हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग थाने में इकट्ठा हो गए। हालांकि पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन हिंदू संगठन के लोग आरोपी पर तत्काल कार्रवाई की मांग करने लगे।
उसके पिता एआईएम पार्टी जुड़े हुए हैं और वो यहाँ का अवैध लकड़ी कारोबार का एक बहुत बड़ा माफिया है। वो एक सरगना है, इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखता है और जो भी खिलाफ आवाज उठाने काम करता है उसकी आवाज को दबाने का काम करता है। वहीं इस दौरान जय श्री राम के नारे लगने लगे। दरअसल इलाके के रहने वाले एक मुस्लिम युवक पर हिंदू नाबालिग लड़की का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का आरोप है। साथ ही धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा के नूंह में एक बार फिर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते हुई दोनों पक्षों में जमकर ये जो झड़प थी उसमें पथराव हुआ। गनीमत ये रही कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। वही तस्वीर में दिख रहा है कि कब्रिस्तान के पास दोबारा पत्थरबाजी हुई, जहां पर एक पक्ष छत पर तो वहीं दूसरा पक्ष जमीन पर पत्थर फेंकता दिखाई दिया। पूरा इलाका मानो जंग का मैदान हो, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई, जैसे मानो यहाँ पत्थरबाजी खेल महोत्सव चल रहा हो। दरअसल ये विवाद 8 जनवरी को बस स्टैंड पर हुए झगड़े से जुड़ा है। उस दिन दो पक्षों के बीच हुए विवाद की वजह से कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। पुलिस ने दोनों ही पक्षों की शिकायत पर 66 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। ये लड़ाई उसी रंजिश को लेकर हुई थी। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को कराया शांत और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। और अगली खबर बॉर्डर पार उत्तर प्रदेश पुलिस के एक्शन की करेंगे। घुसपैठियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। गांव हो या शहर, हर जगह घुसपैठियों की तलाश हो रही है और इसी दौरान यूपी एटीएस को बिहार के सीमांचल से अवैध दस्तावेज बनाने के इनपुट्स मिले हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस तत्काल एक्शन में नजर आई और लखनऊ से 872 किलोमीटर दूर बिहार के किशनगंज पहुंच गई। यहाँ के ठाकुरगंज से अरमान नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि अरमान फर्जी तरीके से आधार और दूसरे पहचान पत्र बनाता था। इसके ठिकानों से लैपटॉप, थंब स्कैनर, प्रिंटर और संदिग्ध दस्तावेज भी मिल गए हैं। काफी दिनों से इस काम में जुटा हुआ था और कई लोगों के फर्जी दस्तावेज बना चुका था। बिहार के किशनगंज की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है और बांग्लादेश के काफी करीब है। काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सीमांचल के रास्ते रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में घुसते हैं, जिसके बाद योगी फोर्स ने जांच के दायरे को बढ़ाया और बांग्लादेश की सीमा के पास जाकर संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अरमान से पूछताछ में घुसपैठ को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं। ईरान से बड़ी खबर इस समय की। ईरान से भारतीयों को निकालने की तैयारी हो चुकी है। भारत लौटने वालों के लिए तैयारी है। सरकार ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के चलते फैसला लिया गया, मदद के लिए ऑपरेशन चलाया जाएगा। यानी जो हिंदुस्तानी छात्र या हिंदुस्तानी नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं इस समय, उनको निकालने की तैयारी भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। राजस्थान में आज आर्मी डे परेड पर उन खौफनाक मिसाइल्स का प्रदर्शन हुआ जिसने आज से 8 महीने पहले करीब 600 किलोमीटर दूर मुनीर और उसकी सेना को छठी का दूधिया दिला दिया था। दहशत के साए में मुनीर अपने बंकर में छिपा था। कयामत की रात में अल्लाह से बचने की दुआ कर रहे थे और उसकी वजह ये हथियार है जिनके नाम लेने से ही मुनीर खौफ के साए में रहते हैं। आर्मी डे परेड पर भारत की सैन्य शक्ति, स्वदेशी हथियार प्रणालियों और मानक क्षमता का शानदार प्रदर्शन दिखा। जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मनों पर सटीक हमलों में सक्षम इन हथियारों के प्रदर्शन भर से ही मुनीर अपने बंकर में छिप गया है। हथियार का प्रदर्शन जयपुर में हो रहा था, लेकिन उसका असर 663 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में दिखा, जहां हिंद की सेना के शौर्य प्रदर्शन भर से ही मुनीर और शहबाज दहशत में थे। दरअसल जयपुर में 78वें आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल, आधुनिक हथियार प्रणाली और बख्तरबंद वाहन प्रदर्शित किए गए। बता दें कि पीएम मोदी के सुझाव के बाद अब आर्मी डे की परेड दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग शहरों में आयोजित की जाएगी। जयपुर में हुए आर्मी डे परेड में सेना की नई बटालियन ने भी हिस्सा लिया और इनमें सबसे खतरनाक था भैरव बटालियन। सरप्राइज, स्पीड और शॉक करने की कला में माहिर भारतीय सेना के नए भैरव कमांडो बटालियन अब दुश्मन के लिए काल बनेंगे। भैरव बटालियन रक्षक तब डटे हुए। और इसका अंदाजा आप इनकी परेड देखकर ही लगा सकते हैं। चेहरे पर सख्त भाव और एक साथ कदम तार। ये ऐसी कमांडो फोर्स है जो पलक झपकते दुश्मन की सीमा में घुसकर ऐसा प्रहार करती है कि उन्हें संभलने का मौका तक न मिल पाए। और पीओके में बैठे मूसा जैसे आतंकी की कब्र खोदने में जरा भी समय नहीं लगाते। मुनीर के इन आतंकियों की कब्र खूंखार बटालियन भैरव ही खोदेगी, जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियन, अश्विनी प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं। सीमा पर घुसपैठियों का सफाया करना हो या आतंकी लॉन्च पैड को तबाह करना, भैरव बटालियन इसके माहिर खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के जिन आतंकी फैक्ट्री को ऑपरेशन सिंदूर से तबाह किया गया था, पाकिस्तान अब उन पर जान फूंकने की फिर से कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की फंडिंग से मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर्स को दोबारा एक्टिव करने की तैयारी चल रही है।
एक तरफ जयपुर में पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली ब्रह्मोस और पिनाका चमक बिखेर रही थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुरीद के शहर में तबाह हुए लश्कर के अड्डे को फिर खड़ा किया जा रहा है। ये वही आतंकी फैक्ट्री है जिसे ऑपरेशन सिंदूर में धुआं कर दिया था। अब लश्कर के हेडक्वार्टर मरकज तैयबा की बाउंड्री वॉल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रंग रोगन और मरम्मत का काम चल रहा है, जिसमें मुनीर और ISI फंडिंग कर रही है। वैसे इनकी ये मेहनत फिजूल ही जाने वाली है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2 जब चलेगा तब इसका नामो निशान ही मिट जाएगा। Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. अब की बार वाला ऑपरेशन सिंदूर आतंकिस्तान का पक्का इलाज करने वाला है। 26 जनवरी से पहले घाटी में आतंक की हर साजिश को कुचलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जम्मू कश्मीर में अब NSG यानी ब्लैक कैट कमांडोज भी मोर्चे पर उतर चुके हैं। आतंकियों के खिलाफ निर्णायक वार के लिए सेना, पुलिस और NSG का ज्वाइंट एक्शन अब शुरू हो चुका है। और साफ है कि अब दहशतगर्दों के लिए घाटी में कोई ठिकाना नहीं बचेगा, क्योंकि खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। NSG कमांडो अब SOG जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। यही वो ब्लैक कैट कमांडो हैं जो इन जवानों को जो है वो अब ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि लगभग 70 से 80 के करीब जो पाकिस्तानी आतंकी हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, जो आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। NSG SOG के साथ डॉग स्क्वाड भी मोर्चे पर मौजूद है, ताकि आतंकियों को जरा सी भी चूक का मौका न मिले। हाईटेक हथियारों और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस NSG SOG जवानों को रियल ऑपरेशन जैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। यानी साफ है कि घाटी में आतंक की हर साजिश नाकाम होगी, क्योंकि अब NSG सेना और पुलिस के साथ मोर्चे पर है और आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के लिए जितने कठोर हैं, वहीं उनका दिल मासूम बच्चों के लिए नरम है। अक्सर छोटे बच्चों के लिए वो अभिभावक की भूमिका में नजर आते हैं और उनके इसी अंदाज का एक और वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। और क्या चाहिए? इस वीडियो में सीएम योगी एक छोटे बच्चे को दुलार कर रहे हैं। बच्चे के संग खेलते हुए वो जब प्यार से पूछते हैं कि क्या चाहिए, तो देखिए बच्चा कैसे मासूमियत से जवाब देता है। और क्या चाहिए बताओ? चिप्स। चिप्स ही मंगाओ। छोटे बच्चे की मासूमियत सीएम योगी को भी ठहाका लगाने को मजबूर कर देती है। वो बच्चा बड़े प्यार से अपनी ख्वाहिश सीएम योगी के पास जाकर कान में कहता है। सीएम योगी भी उसका दिल नहीं तोड़ते, अफसरों को दौड़ाकर उसके लिए चिप्स मंगाते हैं और इसी तरह उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब सीएम योगी बच्चों को दुलार करते नजर आए। एक बार तो सीएम ने अपने हेलीकॉप्टर में ही बच्चों को बिठा लिया। वहीं जनता दरबार के दौरान भी वो अक्सर बच्चों को चॉकलेट बांटते नजर आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस देश भर में मिसाल पेश कर रही है। पड़ोसी राज्य बिहार में भी अब कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के डुगडुगी एक्शन का सहारा लिया जा रहा है, जो काफी सफल भी हुआ है। अब इन 3 तस्वीरों को आप जरा देखिए। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर, बेतिया और जमुई की हैं। यहाँ फरार चल रहे आरोपियों के घरों पर इश्तिहार चिपकाया गया। इस दौरान डुगडुगी बजाते हुए पुलिस इनके ठिकानों पर पहुंची। मुजफ्फरपुर में गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे आरोपियों के घर पर पुलिस बैंड बाजे के साथ पहुंच गई और इश्तिहार चिपकाकर सरेंडर करने को कहा गया। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बेतिया में 2024 से फरार शहर के सबसे बड़े ठेकेदार के घर पुलिस डुगडुगी बजाते हुए पहुंच गई और उसके परिवार वालों को सरेंडर करने की डेडलाइन बता दी। इधर जमुई में खैरा प्रखंड के पुरनी झिट्टी गांव में पुलिस का डुगडुगी वाला एक्शन हुआ और सालों से फरार बाबर मियां को 30 दिन में सरेंडर करने को कहा। रतलाम की तरह छतरपुर में भी बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद इनका जुलूस निकाला गया। इन आरोपियों ने एक परिवार पर हमला कर दहशत मचाई थी। इनका जुलूस निकालकर पुलिस ने बाकी बदमाशों को सख्त चेतावनी देने की कोशिश की। 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा छठा बदमाश, जिसका जुलूस निकालते हुए पुलिस कोर्ट तक ले गई ताकि इनकी दहशतगर्दी को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाए। पुलिस की गिरफ्त में आई ये 6 बदमाश इलाके में गुंडागर्दी कर रहे थे। एक तरफा प्यार को लेकर इन बदमाशों ने एक परिवार पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें 2 महिलाएं घायल हुई थी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर इनको गिरफ्तार किया है और फिर इनका उस इलाके में जुलूस निकाला है जहाँ ये आतंक मचाया करते थे। 7 आरोपियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। उसमें तत्परतापूर्वक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी लवकुश नगर पुलिस द्वारा कर ली गई है, जिनको आज अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार करके इन आरोपियों के पास से अवैध हथियार और वारदात में इस्तेमाल गाड़ी को भी बरामद किया। गाजियाबाद के डासना में दिल दहला देने वाली वारदात ने हर किसी को हिला दिया है। एक बच्ची को उसकी सौतेली मां और पिता ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस भी हैवानियत देखकर दंग रह गई।
ये उस 6 साल की मासूम शिफा की तस्वीर है जो अपनी सौतेली माँ और पिता की दरिंदगी का शिकार हुई। इस मासूम के साथ ऐसी हैवानियत हुई जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शिफा के शरीर पर 17 जगह चोट के निशान थे, जिसमें पसलियों में 3 फ्रैक्चर थे, सिर में गंभीर चोट लगी थी। अब आप पिता और सौतेली माँ की ऐसी दरिंदगी की वजह सुनेंगे तो आपका भी खून खौल जाएगा। शिफा का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो खेलते समय नाली में गिर गई थी, उसके कपड़े गंदे हो गए थे। गंदे कपड़े देखकर पिता और सौतेली माँ को इतना गुस्सा आया कि डंडे से पीट कर शिफा को मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और तहरीर प्राप्त होने के बाद इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों अभियुक्त अकरम और निशा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपी पिता और सौतेली माँ को गिरफ्तार कर लिया है। उस डंडे को भी बरामद किया है जिससे शिफा की बेरहमी से हत्या की गई थी। उत्तर प्रदेश के रामपुर का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि रामपुर का एक चाकू अब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है और इसने पूरी दुनिया का ध्यान रामपुर की ओर खींचा है। चाकू चौक पर स्थापित इस रामपुरी चाकू ने इतिहास रच दिया है। 7 जनवरी 2026 को इस विशाल चाकू का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। चाकू कब बना? साल 2022 में। कब उद्घाटन हुआ? साल 2023 में। और रिकॉर्ड में कब नाम दर्ज हुआ? तो 7 जनवरी 2026 में। अगर रामपुर के इस चाकू की खासियत की बात करें तो इसकी लंबाई 20 फीट है, चौड़ाई 3 फीट है, वजन 8.5 क्विंटल है। स्टील, ब्रास और रबर स्टील से इसे बनाया गया है। ये चाकू शॉक प्रूफ है और जंग प्रूफ भी है। और रामपुर को इस अंतर्राष्ट्रीय पहचान का श्रेय जाता है रामपुर के कलाकार अफशान रजा खान को, क्योंकि ये चाकू सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि रामपुर की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यानी एक चाकू जो अब सिर्फ हथियार नहीं, रामपुर की पहचान और अंतर्राष्ट्रीय शान बन चुका है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां स्वाद के नाम पर बिकने वाला फास्ट फूड एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। महज 20 साल की लड़की की मौत ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया बल्कि इलाके में भी दहशत का माहौल है, क्योंकि फास्ट फूड खाने से 20 साल की शिफा के पैनक्रियाज में गंभीर इन्फेक्शन हो गया था। लगातार उसकी हालत बिगड़ती गई। वो एम्स दिल्ली में भर्ती थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि अमरोहा में 24 घंटे में फास्ट फूड के कारण 3 मौत हो चुकी है, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त हो गया है। यहाँ पर सभी ठेलों की जाँच की गई है। इसके अलावा सॉस और मोमोज के सैंपल भी भर के जाँच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए हैं। फास्ट फूड में रिफाइंड कार्ब, खूब सारा एडेड शुगर, नमक और खराब फैट होता है। फास्ट फूड खाने से दिमाग में बार बार इसे खाने की क्रेविंग होती है, एसोफेगस में एसिडिटी होती है, पैनक्रियाज पर ज्यादा इंसुलिन रिलीज करने का दबाव होता है, लिवर में फैट होता है और किडनी पर नमक का बोझ बढ़ जाता है। इसलिए ब्रेन के लिए पालक और ब्रोकली अच्छी है, एसोफेगस के लिए लौकी और तोरई, पैनक्रियाज के लिए करेला और गाजर सूट करता है, लीवर को चुकंदर और पालक तंदुरुस्त रखता है, छोटी आंत के लिए गाजर और बीन्स अच्छे होते हैं, बड़ी आंत के लिए भिंडी और पत्ता गोभी फायदेमंद होती है, किडनी के लिए लौकी और खीरा फायदेमंद बताया गया है। तो फास्ट फूड से नाता तोड़िए और सब्जियों से रिश्ता जोड़िए, क्योंकि अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। ओडिशा में 8 साल के बच्चे की एक आंख की रोशनी चली गई। दरअसल एक स्नैक पैकेट के अंदर मिला खिलौना आग में फेंकने पर वो फट गया और विस्फोट के कारण बच्चे की आंख में भारी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दरअसल इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की आंख की रोशनी चली गई है, जिसके बाद इस घटना के बाद अब बच्चे के माता पिता इस प्रोडक्ट को पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की मांग करने लगे। वहीं बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल बच्चे की मां ने बिस्किट के लिए पैसे दिए थे, लेकिन बच्चा स्नैक्स खरीद कर ले आया। दुकान में 5 रुपए का लाइट हाउस कॉर्न पफ पैकेट खरीदा था। पैकेट खोलते हुए जब उसने पैकेट को आग में फेंका तो ब्लास्ट हुआ। पैकेट के अंदर एक खिलौना था। दावा है कि आग की चपेट में आकर वो खिलौना फट गया, जिस वजह से हादसा हुआ। चपेट में आने से बच्चे की आंखों को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में आप भी सतर्क रहें। बच्चे अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे में माता पिता को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मामूली टक्कर ने सरेआम बवाल का रूप ले लिया। कार और बाइक के हल्के से छूने पर सड़क पर ऐसा हंगामा मचा कि बात मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गई। दरअसल कार सवार युवक अपने दोस्त के साथ किसी काम से जा रहा था, तभी रास्ते में कार बाइक से हल्की सी टच हो गई। इतने पर ही बाइक सवार भड़क गए। देखिए कैसे बाइक सवारों ने कार सवार को घेर रखा है और भीड़ ने गुस्से में कार के शीशे एक एक कर तोड़ दिए। मारपीट और तोड़फोड़ देखकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे तो भीड़ बढ़ती देख आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मामूली टक्कर पर हिंसा होना ठीक है? क्या ये अहंकार नहीं? क्योंकि कोई विवाद बातों से भी सुलझाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में हुड़दंगबाजों पर उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार एक्शन ले रही है, लेकिन फिर भी हुड़दंगबाज सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब बागपत से युवकों की हुड़दंगबाजी का एक वीडियो सामने आया है।
इन युवकों ने हुड़दंगबाजी के लिए जगह चुनी भी तो कहां, टोल प्लाजा में, जहां अपनी कारें रोककर ये हवाबाजी दिखाने लगे, बीच रोड पर ही आतिशबाजी करने लगे। दरअसल इन युवकों को लगता है कि ये सड़क इनकी जागीर है, नहीं तो बीच सड़क बर्थडे मनाने के लिए ऐसा हुड़दंग नहीं करते। नियम कायदों की धज्जियां नहीं उड़ाते, खुलेआम कानून हाथ में नहीं लेते, ये तो सीधे सीधे योगी फोर्स को चैलेंज कर रहे हैं। टोल प्लाजा पर जिस तरह से हुड़दंगी लाउड म्यूजिक में थिरक रहे हैं, हैरान मत होना जब यही कदम थाने के बाहर लंगड़ाते हुए नजर आए, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्वों का इलाज करना योगी फोर्स अच्छे से जानती है। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। हुड़दंगबाजों की पहचान की जा रही है। इस घटना ने टोल प्लाजा और हाईवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस समय की बड़ी खबर झारखंड से, यहाँ हजारीबाग से बड़ी खबर। हबीबी नगर में हजारीबाग में जोरदार धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो गई है। झाड़ियों में ये धमाका हुआ है। वजह इस धमाके की अभी नहीं साफ हो पाई है। सुरक्षा बल जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन 3 लोगों की इसमें जान चली गई है। हबीबी नगर में जोरदार धमाका हुआ है। किस तरीके का ये धमाका था, किस तरीके के विस्फोटक का इसमें इस्तेमाल किया गया था, ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन झारखंड के हबीबी नगर में ये पूरी घटना हुई है। हजारीबाग के हबीबी नगर से ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तेंदुए की बढ़ती मौजूदगी ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। गांव में दहशत का माहौल है और इसीलिए कहीं जागरूकता की अनोखी पहल हो रही है, तो कहीं खेतों में काम करते लोग सीधे खतरे से दो चार हो रहे हैं। बिजनौर में इस खूंखार शिकारी को पिंजरे में कैद तो कर लिया, लेकिन इसकी खतरनाक गुर्राहट अभी भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही है। इसलिए यहाँ डर को कम करने के लिए और लोगों को सुरक्षित रहने के लिए वन विभाग ने अलग अंदाज अपनाया। वन विभाग और पुलिस की टीम ने ग्रामीणों को इंसानी चेहरे के मुखौटे बांटे, ताकि जब खेतों में गुलदार हो तो उसे ये भ्रम हो सके कि लोग उसे देख रहे हैं और वो हमला करने में हिचके। लोग खेतों में मास्क पहनकर काम भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हापुड़ में भी एक बार फिर तेंदुए की एंट्री हो गई है। गांव में खेत में युवक पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। गनीमत रही कि युवक किसी तरह तेंदुए के हमले से बचकर भाग निकला। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। टीम ने इलाके में तेंदुए की तलाश शुरू कर दी। अब एक तरफ जागरूकता की कोशिशें हैं तो दूसरी तरफ तेंदुए का खतरा। दोनों स्थिति में सतर्कता और समझदारी ही जरूरी है। टीचर का काम होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, सही गलत के बीच फर्क बताना, जानबूझकर खतरा ना उठाने की सलाह देना। लेकिन बिहार के एक टीचर खुद को 30 मार्का समझ रहे थे और सांप के साथ रील बना रहे थे। इस चक्कर में सांप को अपने दोनों हाथों से पकड़कर रखा था। इस दौरान वीडियो बना रहे एक छात्र ने मास्टर साहब से सांप के जहर के बारे में भी पूछा। विष निकाले लगी मट साहब, इसने लीला में देख ली। लेकिन मास्टर साहब खुद को सबसे होशियार साबित करने की होड़ में सांप को बिल से निकालकर अपने हाथों में लपेट लिया था। इस बीच 5 फुट के सांप ने मास्टर साहब को डस लिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल मास्टर नवल किशोर सिंह को सांप पकड़ने के लिए महारत हासिल थी। कहीं से भी सूचना मिलने पर वो सांप पकड़ने पहुंच जाते थे, लेकिन लापरवाही की वजह से उनकी जान चली गई। ऐसी ही तस्वीर हमने आपको कल दिखाई थी। वीर बहादुर बन रहे बुजुर्ग को सांप ने स्वर्गवासी बना दिया। ऐसा भी कोई वीर हो दुनिया में तो बताए। ये 2 तस्वीर इस बात की गवाह है कि लापरवाही भारी पड़ती है। खुद को ज्यादा 30 मार खा नहीं समझना चाहिए, नहीं तो जान जाने का भी खतरा होता है। अगली खबर मध्य प्रदेश के डिंडौरी से, जहां बाकी गांव के पास बाघ को देखे जाने की सूचना है और इसके बाद आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग की ओर से लगातार मुनादी कर लोगों को सावधान किया जा रहा है और बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील भी की जा रही है। खासकर बाघ दिखने की सूचना के बाद रात में चौकसी बढ़ा दी गई है। वन विभाग की टीम प्रभावित इलाके में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। माइकिंग कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सूचना मिला है कि ग्राम मुड़की के पास से मेन रोड से शेर पार करते हुए शेर दिखाई दिया है। वन विभाग के एक रिटायर्ड डॉक्टर का दावा है कि उसने रात में बाघ को सड़क पार करते हुए देखा, जिसके बाद वन विभाग ने गाँव वालों को सतर्क किया। रात में अकेले घर से बाहर न निकलने की मुनादी कराई। ग्राम बाकी की ओर आते हुए कृपया सावधान रहें। गाँव वालों के मुताबिक ये इलाका बांधवगढ़ नेशनल पार्क से सटा है। पिछले 2-3 साल में इस इलाके के गांव में बाघ देखे जाने की घटनाएं सामने आई हैं। राजधानी दिल्ली की सुबह आज सफेद चादर में लिपटी नजर आई। घना कोहरा ऐसा कि कदम कदम पर ठिठुरन और रास्ते धुंध में गुम हो गए। सर्दी ने एक बार फिर दिल्ली वालों को परेशान किया है।
सुबह होते ही दिल्ली पर कोहरे की मोटी चादर छा गई। कई इलाकों में विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो रही। जैसे तैसे दिन चढ़ा, धूप हल्की निकली, लेकिन ठंड का असर कम नहीं हुआ। उसी के साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर्स है वो हमारे 2.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए हैं। लगातार कोल्ड वेव बनी हुई है। मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट भी जारी है। वाहनों की रफ्तार भी थम गई। ऐसा लग रहा है कि बाहर बर्फ गिर रही है, शिमला में हो रही है। यानी साफ है कि दिल्ली में ठंड ने 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हड्डी कपाने वाली ठंड ऐसी कि शिमला और कश्मीर की बर्फ भी फीकी पड़ जाए। ठंड से बचने के लिए दिल्ली वासी अलाव और हीटर का खूब सहारा ले रहे हैं। इसलिए सलाह दी जा रही है कि सर्दी के बचाव के पूरे इंतजाम करें, क्योंकि दिल्ली की ये सर्द सुबह अभी और ठिठुराने वाली है। सड़क पर लापरवाही अक्सर बहुत बड़े हादसे का कारण बनती है। अब आपको ऐसी ही लापरवाही का हम वीडियो दिखाना चाहते हैं, जो बेंगलुरु के मैसूर एक्सप्रेसवे का है। यहाँ टेम्पो चालक की एक गलती से हाईवे पर भयंकर हादसा हो गया। हाईवे के बीच वाली लेन पर एक बस दौड़ती हुई नजर आ रही है। बस के दाईं तरफ एक कार जा रही है, जबकि लेफ्ट साइड से एक टेम्पो जा रहा है। यहाँ तक तो सब सामान्य है, लेकिन अगले ही पल टेम्पो चालक की गलती पूरी तस्वीर बदल देती है। टेम्पो चालक जैसे ही बस की बाईं तरफ से ओवरटेक की कोशिश करता है, अपना कंट्रोल खो बैठा और फिर बस से टकराता हुआ उसका टेम्पो डिवाइडर तोड़ते हुए पलट गया। इस हादसे की जद में पीछे से आ रही कार भी आ गई। टेम्पो की कार से जोरदार टक्कर होती है। हादसे में टेम्पो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आता है। टेम्पो चालक किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाता है। हाईवे पर हुआ यह हादसा उन लोगों के लिए एक सबक है जो खतरनाक तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। उनकी वजह से उन लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है जिनका कोई कसूर नहीं होता। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार चाहे जितने भी दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार उन दावों की सच्चाई सामने रख देती है। ऐसी ही तस्वीरें जमुई से सामने आई हैं, जिसे देख बच्चे को स्कूल भेज रहे हर माता पिता की सांस अटक जाए। क्योंकि जिस छत के नीचे मासूम बच्चे पढ़ते हैं, उसी छत को गोदाम बना दिया गया, जिसके बाद जमुई के इस प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा उनकी जान खतरे में नजर आ रही है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जमुई के प्राथमिक विद्यालय हथिया पत्थर में छत पर धान के भारी भरकम पुंज रखे गए हैं, जिसके कारण भवन की संरचना कमजोर हो सकती है और बरसात में पानी भरने से छत गिरने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार शिक्षा और स्कूलों के रखरखाव पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों?